जूनियर अकाउंटेंट वालों, आपके लिए मैं बहुत ही बड़ी चीज़ लेकर आ गया हूँ। जैसा कि मैंने घोषणा की थी पिछली वीडियो में कि मैं कंप्लीट साइंस कराने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका हाथ से निकल ना जाए। क्योंकि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करने वाले हैं हम। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, डायरेक्ट कंसेप्ट की जड़ को उखाड़ कर मैं तुम्हारे सामने ला कर रख दूंगा कि ये रहा कंसेप्ट। आगे तुम्हारा काम है उसको समझना और उसके आगे क्वेश्चन हल करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो जल्द से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ये मौका निकलना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। तो आज हम साइंस शुरू करने वाले हैं। जो भी जूनियर अकाउंटेंट वाले हैं सभी के लिए मैं ये 75 नंबर का जो टारगेट लेकर आया हूँ, 75 नंबर को हम कैसे भी नहीं छोड़ने वाले। इस टारगेट में जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज चलेंगे और 75 नंबर को हर हालत में हासिल करना है हमें। पेपर फर्स्ट में जो विज्ञान आती है साइंस, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं साइंस बहुत सालों से पढ़ाता हूँ। तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तुम्हारे सामने, देखते जाओ तुम लोग। नोट भी करते जाना अगर नोटबुक है तुम्हारे हाथ में। तो भले ही आपने कोई कोर्स ले रखा हो ऑनलाइन, भले ही आपने ऑफलाइन ले रखा हो, या फिर आपके पास कितने भी नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स यहाँ से बना लेना, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, देख लेना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है जूनियर अकाउंटेंट साइंस, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जो पहला टॉपिक लगता है हमारे सिलेबस में वो होता है भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, संतुलित कैसे करें रासायनिक समीकरण को। इस टॉपिक को हर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, डायरेक्ट अभिक्रियाओं के टाइप बताएगा हर कोई, लेकिन मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूं तो मेरे सामने ये सबसे उसकी जड़ होती है। जड़ ये समझ में नहीं आया, जितना भी रट्टा मार लो, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कितना भी रट्टा मार लो, तुम लोग कुछ नहीं होना जाना। इस टॉपिक को समझ लो, बिल्कुल कंसंट्रेशन रख के सारी चीजें ध्यान हटा दो और अब मेरी बातों पर गौर करो। रासायनिक समीकरण क्या होता है ये सबको पता होगा, छोटी मोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा सभी ने, कि किसी भी अभिक्रिया को उनके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनमें दर्शाना, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, कोई भी अभिकारक मिलकर कोई भी उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, जल्द से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। कोई A+B दो अभिकारक हैं और कोई उत्पाद बनाते हैं, तो मैं इनके नीचे लिख देता हूं, ये दोनों अभिकारक है, अभिकारक, और ये रहा हमारा उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। कोई भी दो चीजें मिलती हैं तो तीसरा प्रोडक्ट ही बनेगा। आई बात समझ में। तो इससे ऐसे समीकरण में दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया। इनको अभिकारक क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिकारक हम बोलते हैं ना, लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान मतलब जो लड़ते हैं, जो हमारे फाइट में काम आता है, तो उसने क्या बोलता है, लड़ाकू। तो ये ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अभिकारक। अब दो चीज अभिक्रिया करेंगी, नई चीज उत्पन्न हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सी, ये उत्पाद बन गया। तो इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक अभिक्रिया बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, रासायनिक जो समीकरण होता है उनको संतुलित कैसे करेंगे। बहुत गजब की चीज है, आपको केमिस्ट्री में हमेशा काम आएगी। इस वैकेंसी में हो चाहे आगे भी कोई सी वैकेंसी हो, हर चीज में काम आने वाली है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को समझाऊं, मेरी दो बातों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा दो बातों पर जरूर गौर करिए। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, बहुत सारे पिंड हैं इसमें, धरती हुई, सौर मंडल में जितने ग्रह हैं, उसके बाद सूर्य है, आकाशगंगा है, इसके बाद बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सियां हैं। तो ब्रह्मांड में सारे जितने भी पिंड हैं किस चीज पर टिके हैं, ये आपस में भिड़ते क्यों नहीं है, ये सवाल कभी आया है अपने माइंड में। धरती अपने अक्ष पर घूम रही है, सूरज अपने अक्ष पर सूर्य चक्कर लगाता है, सारे पिंड चक्कर लगाते हैं, लेकिन आपस में कभी टकराए नहीं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण। हर पिंड का अपना ग्रेविटी होती है।
एक बल होता है जो इनको आपस में जोड़े रखता है, अगर वो नहीं होगा तो सारे टकरा जाएंगे। फिर अगला सवाल हमारे मन में आता है, अब तुम आ जाओ अपनी धरती पर, आ जाओ धरती पर, अर्थ पर हम अगर चलते हैं तो छोटे क्लास में पढ़ा हुआ एक बल लगता है, घर्षण बल। उस घर्षण सतह पर, इस भूमि की सतह पर घर्षण बल लगता है। अगर ये घर्षण बल न होता तो क्या होता, तो हम फिसल जाते, हम चल ही नहीं पाते। तो यहाँ पर भी संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, घर्षण बल है। पूरे ब्रह्मांड में संतुलन के लिए क्या है, एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। धरती हमारे खुद, धरती हमको अपनी ओर खींचती है, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। आई बात समझ में। अब एक चीज और समझो, हम रेस्पिरेशन करते, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन, अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, बाहर के छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पेड़ पौधे नहीं होते, वनस्पतियां नहीं होती, तो एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है सब हम अंदर ले लेते, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती। क्या संतुलन बन पाता, बिल्कुल नहीं। तो पेड़ पौधे की क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के लिए यूज कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा ना हो, और ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो, इसीलिए हम श्वसन कर पाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरी अर्थ पर हर चीज़ का संतुलन है, हर चीज़ संतुलित है। अब इसी से इसको कनेक्ट कर लो कि रासायनिक समीकरण भी संतुलित होना चाहिए। अगर यह संतुलित है तो वो रासायनिक समीकरण गलत माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। हम किसी दुकान पर जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तराजू में, तो एक दोनों पलड़े होते हैं, दोनों बराबर होते हैं क्या, कम ज़्यादा होता है ना, वो कम हो सकता ना ही ज़्यादा हो सकता, दोनों बराबर करके तोलता है सामान, फिर हमें देता है। तो प्रकृति में हर जगह संतुलन है, हर चीज़ में संतुलन है। अगर संतुलन नहीं होगा तो प्रकृति नहीं होगी। अब हम समझे, अब इसको संतुलन करने से पहले हम समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहीं ना कहीं इससे पाला पड़ा होगा तुम्हारा, द्रव्यमान संरक्षण नियम से कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान को न तो नया बना सकते हैं, ना उसको विनाश किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है उसको ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। सिर्फ इसके कन्वर्ट होता है ही, सिर्फ इसका परिवर्तन होता रहता है, समान होता है, एक अभिक्रिया में समान रहता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस विधि को खोजा था, उनके नाम पर इस विधि का नाम रखा है हिट एंड ट्रायल विधि। क्वेश्चन आ जाए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है, तो हिट एंड ट्रायल विधि। क्लियर है फंडा। अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अब बिल्कुल आंख गड़ा के दिमाग को अपने यहाँ पर रखो, इधर उधर मत भटकाओ, एक एक एनसीईआरटी से एग्जाम्पल उठाओ के मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल 10th क्लास के एग्जाम्पल एनसीईआरटी से उठा के मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब समझो, अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो A+B = C। अब इनमें जो परमाणुओं की संख्या है अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या से ही तो द्रव्यमान बनता है, आई बात समझ में। और इसमें जो परमाणुओं की संख्या है दोनों क्या होती है, समान होती है, समान होती है। कोई भी आर्ट का स्टूडेंट हो, कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तरीके से समझाने वाला हूं मैं इस चीज को, आपकी गहराई, दिमाग की उस गहराई में उतर जाएगी ये चीज कि यहां से क्वेश्चन कैसे भी गलत नहीं कर पाओगे। मैं ज़्यादा इसको इतना गहरा भी नहीं जाऊंगा मैं अपने स्तर पर कि आप इसमें उलझ जाओ। मैं इसको इस तरीके से समझाने वाला हूं क्वेश्चन आप 100% सही कर पाओ।
तो एक रासायनिक अभिक्रिया में इधर वाले होते हैं अभिकारक, ये होते हैं उत्पाद। अब दोनों तराजू हैं, दो तराजू हैं हमारे पास, उस एग्जाम्पल से इसको रिलेट करो। दोनों तराजू हैं, दोनों पलड़े हैं, दोनों तराजू के पलड़े दोनों को बराबर रखना है, न एक को ज़्यादा न एक को कम। संतुलित हो जाएगा अपना रासायनिक समीकरण। अगर ये काम कर लिया तो कुछ नहीं, अपने डेली लाइफ में आप जो दुकान पर जाते हो, सामान खरीदते हो, 2 किलो शक्कर खरीदी आपने, 2 किलो का आटा इधर रखोगे, 2 किलो शक्कर इधर आ जाएगी। क्या 1 किलो कम ज़्यादा करोगे उसको? बिल्कुल नहीं करोगे। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर ला कर रख दो। इस विधि को कहते हैं हेड एंड ट्रायल विधि। अब हम एक ही एग्जाम्पल उठाने वाले हैं और वो एग्जाम्पल बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। सबसे छोटा एग्जाम्पल उठाओ, कॉफी में नोट करो और मैं बताऊंगा ये संतुलित है या नहीं। नहीं है तो कैसे करेंगे संतुलित इसको? उठाओ चलो पहला एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया बहुत छोटी क्लासों में तुम लोगों ने पढ़ी होगी। कार्बन और ऑक्सीजन की C+O2 इज इक्वल टू CO2। बड़ी पुरानी रिएक्शन है, बड़े बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमें इसे, तो इसी से मैं समझा दूंगा ये संतुलित है या नहीं। कैसे समझोगे? चलो आज करना क्या है, एक पलड़ा ये है, एक पलड़ा ये है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। दोनों में तत्वों की संख्या और तत्वों के जो परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या इधर कोष्टक में लिख देता हूं मैं दोबारा से। परमाणुओं की संख्या समान करनी है, समान करनी है। और अगर पहले से समान है तो वो क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। और समान नहीं है तो क्या कहलाएगा? कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर असंतुलित। अब दोनों पलड़ों को बराबर कैसे करेंगे? उसमें एक एक परमाणु को उठाएंगे, ऐसे नहीं कि 2 परमाणु एक साथ उठा लिए। एक परमाणु एक बार उठाएंगे, अगला परमाणु अगली बार उठाएंगे। अब हमारे सामने एक रिएक्शन है, हमें कुछ नहीं आता, हम हैं आर्ट वाले, हम सबसे पहले अपनी मुंडी को गुजारते हैं ऐसे। आर्ट वालों की ये खासियत होती है, कोई भी थोड़ी कठिन चीज़ आएगी ऐसे, हाँ यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन आर्ट वालों में दिमाग बहुत गहरा दिमाग होता है। अब इसको कैसे समझे? आपके सामने एक रिएक्शन आ गई, इसको कैसे संतुलित करेंगे मैं बताऊंगा कैसे संतुलित करेंगे। देखो, एक एक परमाणु को उठाओ, इसमें एक परमाणु क्या है? कार्बन है, एक क्या है? ऑक्सीजन है। पूरी अभिक्रिया के परमाणुओं की बात कर रहा हूं मैं। पूरी अभिक्रिया में कितने तत्व हैं उनको गिन लो। तो एक तत्व और एक 2 तत्व, इधर भी कार्बन है और ऑक्सीजन, इसका मतलब पूरी अभिक्रिया में सिर्फ 2 तत्व हैं, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। अब दोनों को संतुलित करना है कैसे? गिनो, इधर कार्बन कितना है? 1। क्लियर है? कार्बन इधर कितना है? 1। एक एक परमाणु को संतुलित करना है, न कि एक साथ 2 परमाणुओं को संतुलन करना है। कार्बन इधर 1 है, इधर 1 है। क्या यहाँ पर दोनों पलड़े बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो कार्बन हमारा क्या है? बैलेंस है, संतुलित है। अब चलो अगले अगले परमाणु पर। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 2 है। O2, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2, और यहाँ पर O2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गई। क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो ये पूरा समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। ये पूरा समीकरण पहले से संतुलित है। ये सबसे छोटा एग्जाम्पल उठाया है मैंने, और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उठाने वाला हूँ। देखते रहो इस चीज को। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं इसको। इसके बाद थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ये छोटे से छोटा एग्जांपल हो गया, छोटा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। चलो शुरू कर दो भाइयों और बहनों। मैग्नीशियम को जलाते हैं हम तो क्या होता है? Mg+। किसी भी चीज को जलाना, अभी कार्बन को जलाया हमने तो रिएक्ट किससे करवाया? ऑक्सीजन से। तो कहीं पर भी अगर कोई चीज जल रही है तो उसका रिएक्ट किससे होगी? ऑक्सीजन से। क्लियर है? इसको जलाएंगे तो क्या आएगा? O2। किससे रिएक्ट हुई? O2 से।
क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया है ये, अगर किसी ने पढ़ी हो तो। अब सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कैसे संतुलित करेंगे इसको, ये तो हमारे कुछ दिमाग में बैठ नहीं रही। अब मैं बैठा दूंगा इसको एक बार में। देखो इधर क्या कहा था मैंने, दोनों पलड़े समान कर रहे हैं, इधर का पलड़ा उधर का पलड़ा। आई बस समझ में। इधर में एक एक परमाणु उठाओ, एक परमाणु मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को संतुलित करना है सबसे पहले। मैग्नीशियम इधर कितना है, मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम इधर कितना है, मैग्नीशियम इधर 1 है। मैग्नीशियम तो बैलेंस निकला ये भी। अगला परमाणु उठाओ, अगला परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ 1 है। अब फंस गई गाड़ी। अब गाड़ी फंसेगी थोड़ी, कैसे फंसेगी, इधर तो 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ समान कर देने हैं दोनों पलड़े। कैसे करोगे, अगर इधर 1 ऑक्सीजन है उसके आगे 2 लगा दो, कभी भी पीछे 1 2 3 4 नहीं लगाना, हमेशा आगे लगेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रख लो। साइड में मैं लिख देता हूं, समीकरण में अंक हमेशा परमाणु या तत्व के आगे लगते हैं। ये कहीं पर भी लिखा नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद यहाँ पर लिखाया है, क्योंकि कभी भूलो नहीं। तो कुछ लोग इधर 2 लगा देंगे, वो गलत है, क्योंकि आर्ट वाले हैं, साइंस पढ़ी नहीं। इधर ऑप्शन 2 है, इधर 1 है, तो 2 यहाँ पर नहीं लगाना है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसको नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको हाईलाइट कर लो। 2 कहाँ पर लगाना है, आगे लगाना है। Mg + O2 = 2MgO। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्सीजन 2 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन फिर दिमाग को घुमाना है, थोड़ा सा और घुमाना है, यहाँ पर छोड़ना नहीं है। जब तक हर तत्व संतुलित ना हो जाए तब तक इसको छोड़ना नहीं है। इधर हम मैग्नीशियम की तरफ एक बार झांक कर देखो, तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, जबकि पहले 1 था, अब हो गया 2। अब ये 2 जो है ये दोनों के लिए है, मैग्नीशियम के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। इसके नीचे एक लाइन और लिख लो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। अपन जो अंक लगाएंगे वो अंक तत्व के सभी परमाणुओं के लिए आएगा। ये पूरी डेफिनेशन मैं खुद से बना रहा हूँ, कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा नहीं मिलेगा। इनको नोट कर लेना जल्दी से, क्योंकि अगर हम सबसे पहले कोई भी अंक लगाना है तो उस पूरे तत्व के आगे लगाना है, और जो अंक हम लगाएंगे वो तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं के लिए आता है, न कि सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। अब मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, बिल्कुल सिंपल है। इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस। मैग्नीशियम यहाँ पर 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2, पूरा क्या कहते हैं, समीकरण बैलेंस हो गया है। कोई दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं आई। जल्दी से नोट करो इसको। ये अब संतुलित रासायनिक समीकरण है हमारा, ये 2Mg + O2 = 2MgO। इस चीज को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें ये चीज आप अगर समझ में आ गई आपके, तो वो फर्राटेदार आप उसको समझ जाओगे। जल्दी से नोट करो इसको, 1-2 सेकंड में नोट करो जल्दी से। अगला एग्जाम्पल, बिल्कुल NCERT से उठा के बताता हूँ आपको। जिंक Zn + H2SO4, SO4 सल्फेट होता है, H2 हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। ये है जिंक।
जो आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, वो थोड़ा नीचे लिख लिया करें जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। साइंस वाले समझते हैं इस चीज़ को। जिंक है ये हाइड्रोजन सल्फेट है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। क्या बनेगा, इसे ZnSO4 बनेगा प्लस H2। अभी क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हम पढ़ेंगे रासायनिक सब वो अभिक्रियाओं में। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये संतुलित करना है, बैलेंस करना है। अब करेंगे बैलेंस। सिर्फ दो चीज़ें बताई कि मैंने कौन सी, इधर का LHS और RHS दोनों को बराबर करना है। ये होता है LHS, ये होता है RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। अब जो मैंने पिछले 2 एग्जाम्पल बताए हैं, अगर किसी ने उसको ध्यान से समझा होगा, इस एग्जाम्पल को फटाक से कर देगा वो लोग। चलो समझो, एक एक तत्व को उठाओ। पहला तत्व जिंक, संख्या कितनी है, 1 है। इधर भी देखो जिंक संख्या कितनी है, 1 है। क्या और जिंक है इसमें, नहीं है। जिंक इधर 1 इधर 1, बिल्कुल बैलेंस है। पहला तत्व हमने बैलेंस कर दिया भाई साहब। अगला तत्व देखो, अगला है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। क्या और हाइड्रोजन है यहाँ पर, क्या इसमें और हाइड्रोजन है, गिन लो अच्छे से गिन लो। यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन भी बैलेंस और जिंक भी बैलेंस। अब आगे चलो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आर्ट वालों को, कॉमर्स वालों को। SO4, अब ये जो तत्व यहाँ पर 2 है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। ये SO4 सॉरी तत्व नहीं, परमाणु, 2 परमाणु है इसमें, एक है सल्फर एक है ऑक्सीजन। इसमें कंफ्यूज मत होना। अब सल्फर यहाँ पर कितना है, सल्फर यहाँ पर सिर्फ 1 है। अब ये मैंने क्या कहा था कि अगर किसी परमाणु के बाद में अगर कोई अंक लग रहा है तो वो सिर्फ उसी परमाणु का है, और अगर पहले लग रहा है तो पूरे तत्व का है। अगर यहाँ पर 2 होता तो Zn के लिए होता, और नहीं यहाँ पर 2 होता तो H2 के लिए भी होता, SO4 के लिए भी होता, लेकिन यहाँ पर बाद में है। तो ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, ना कि सल्फर के लिए। तो सल्फर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी सल्फर क्या हो जाएगा, 1। सल्फर भी बैलेंस है यहाँ पर। अब लास्ट तक परमाणु बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है हमारी। तो पूरा समीकरण क्या है, संतुलित है। जल्दी से नोट करो इसको, ये पूरा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, पहले से संतुलित है। ये दोनों तरीके के एग्जांपल मिक्स करके बता रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि संतुलित भी आ जाए तो उसको कैसे पहचाने। मिटा दूँ। अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इतनी समझ पैदा हो गई होगी कि तुम लोग इसको सिर्फ देखकर बैलेंस कर दोगे, बिना पेन कॉपी के, बिना पेन के हाथ लगाए, अपनी आंखों से देखकर ऐसे इसको स्कैन करो। समीकरण स्कैन हुआ, अपने दिमाग में पहुंचाओ इसको, वहां से वो संतुलित होके आ जाएगा। कैसे, जिंक इधर 1 जिंक इधर 1, क्लियर है। जिंक बैलेंस, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ये भी बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 इधर भी 4, ये भी बैलेंस है। पूरा समीकरण क्या है, बैलेंस है। ये मैंने चीज़ आपको शुरू में समझा दी थी वीडियो में कि मैं 0 से उठाऊंगा और इतना आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इस चीज़ में, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। मिटाऊं इस चीज़ को, ये लो। अब अगला जो समीकरण है वो थोड़ा और भी लेंथी है, लेकिन एक लाइन में उसको वो संतुलित करके बताऊंगा, बैलेंस। एक लाइन में बैलेंस करके बताऊंगा, ना किसी झमेले में पढ़ूंगा आपको। तो ध्यान से देखो उस समीकरण को। लोहे पर जंग लगना, Fe क्या होता है, लोहा, प्लस वायुमंडल में जल वाष्प से क्रिया करता है, क्या बनाता है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, प्लस H2। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो गई, क्या बचेगा, सिर्फ H2 बचेगा। समीकरण को जल्दी से नोट करो, फिर हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे
डिफ़िकल्ट ये है, और भी डिफ़िकल्ट भी पर भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये अगर समझ में आ गया, इसको अगर बैलेंस कर दिया तुम लोगों ने, तो शायद इस टॉपिक में आप बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हो, भले ही कोई साइंस का स्टूडेंट हो, उसके बराबर आ चुके हो आप लोग। तो मेरा मकसद ये है कि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ। तो अब इसको देखो ध्यान से, अब माइंड में उसी चीज़ को लाओ वापस जो मैंने शुरू में बता दी, ये LHS, ये RHS, खेल खत्म। बीच में एरो लग रहा है, इसका मतलब इधर LHS, इधर RHS, क्लियर है। अब गिनो तत्व। Fe एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। टोटल कितने तत्व हैं इसके अंदर? 3 तत्व हैं। तीनों को बैलेंस करना है। गिन लिए उंगलियों पर, लिख दो साइड में कितने तत्व हैं। 3 है, एक है Fe लोहा है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। 3 तत्व हैं। क्या चौथा दिख रहा है किसी को? क्या चौथा दिख रहा है किसी को? बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब मैंने दूसरी बात क्या समझाई थी, एक एक तत्व को उठाकर उनकी संख्या देखनी है और फिर उसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम Fe को उठाते हैं। Fe यहाँ पर क्या है? एक है, सिग्नल Fe लटका हुआ है यहाँ पर। अब Fe इधर आओ, Fe यहाँ पर 3 हो गया। इसमें तो शुरू में ही गड़बड़ मिल गई हमें। शुरू से गड़बड़ को सुधारना है, इंजन को सुधारना है हमें। हम साइंटिस्ट हैं, आई बस समझ, इसको सुधारेंगे कैसे भी। सिंपल है, इधर 3 है तो इस एक को 3 बनाने के लिए इतनी मैथ तो पड़ी होगी। एक को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल कर दो, सीधी सी बात है, 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके आगे 3 लगा दो, कुछ नहीं करना यार, बहुत इजी है, इतना इजी है, इजी मैं बना दूंगा, इजी मैंने बना दिया है अब तक ये सारी चीज़ें। इधर 3 है, इधर 1 है, एक को 3 बनाना है तो सिंपल है यार, इतना कॉमन सेंस लगाओ, 3 लगा दो, उसको मल्टीपल कर दो तो क्या आ जाएगा? 3Fe। ये संतुलित हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं जिससे आपको ज़्यादा गचर पचर ना लगे। एक लाइन में बैलेंस करके बताऊंगा, एक लाइन में। इसके लिए इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 10th के NCERT उठा के देखना, उसमें 10 स्टेप है, 8 स्टेप। लेकिन किताब भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते कुछ लोग। Fe क्लियर है? 3 हो गया, 3 हो गया, बराबर है, हिसाब बराबर, एक मेरा एक तेरा। अगला तत्व उठाओ, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है सिर्फ, इधर आ जाओ, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है भाई, 2 2 बराबर हो गए, हिसाब बराबर। फिर मिटा दो इसको। अब लास्ट तत्व बचा है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इधर आए, इधर तो 4 ऑक्सीजन है भाई साहब। यहाँ फिर से गड़बड़ मिली, फिर से फॉल्ट मिला हमें। अरे कुछ मत करो यार, इस एक को 4 बनाना है, कैसे बनाओगे? एक को 4 बनाना है तो मल्टीपल 4 से कर दो यार, खेल खत्म, 4 बन जाएगा। अब इस एक ऑप्शन को 4 बनाना है तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट यही है। मैं समझ जानता हूँ स्टूडेंट कहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि अब इसको 4 तो हम लगा देंगे, लेकिन कहाँ पर लगाएं? 4 यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं, जबकि मैंने ये सारे पॉइंट लिखा दिए। अगर इसके आगे लगाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ हमें क्या लगाना है? उस पूरे तत्व के आगे लगाना है, पूरे तत्व के आगे। तो पूरा तत्व क्या है? H2O, तो इसके आगे हम लगा देंगे 4। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गई, बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब थोड़ा सा माइंड और घुमाओ कि अगर ये 4 लगा है तो हमने पूरे तत्व के लिए लगाया है, तो क्या ये हाइड्रोजन के लिए भी है? बिल्कुल हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये जुड़ेंगे नहीं कभी भी, ये मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 हो चुकी है, क्लियर है। ऑक्सीजन दोबारा से सुन लो एक बार, तसल्ली खाओ, पानी वानी पियो। इधर एक ऑक्सीजन है, इधर 4 है। एक को 4 बनाने के लिए हमने इसके आगे 4 लगा दिया। ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन साथ साथ में इस हाइड्रोजन को 8 बना गए। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, मल्टीपल होकर 8 हो गए। अब सीधा सा सिंपल है, Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन बची। अब हाइड्रोजन इधर कितनी है? 2, इधर है 8। कभी भी जोड़ना नहीं है कि इसको 8 बनाने के लिए इसमें +6 कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, मल्टीपल करना है। तो 2 को किससे मल्टीपल करें? 4 से, बराबर 8। इसके आगे 4 लगा दो, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गई, इधर भी 8 हाइड्रोजन। समीकरण बिल्कुल बैलेंस है। आई बात समझ में? कोई डाउट?
Fe3 Fe3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 खेल खत्म, पूरा समीकरण बैलेंस हो गया। तो इतने सारे एग्जाम्पल से मैंने आज ही आपको ये टॉपिक समझाया है, जल्दी से नोट करो इसको। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। चलो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कैसी लगी क्लास? मैं अपने स्तर पर बहुत मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। तो हर वीडियो को ऐसे ही मैं समझाने वाला हूँ। हर वीडियो में आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन भी इसके आगे करवाने वाला हूँ। जिस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब इसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा मैं। यहाँ पर पहले से लिख दूंगा, सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में, जिससे कि समय ख़राब ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना इसको थोड़े, जिससे कि आप दुनिया को पता तो चले कि एक टीचर है जो इस वाइट बोर्ड पर भी इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देता है कि चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं हमारे सामने। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी मेहनत भी लोगों तक पहुँचे और मेरी मेहनत मुझे भी काम आए और साथ में तुम सब लोगों के लिए भी काम आए। इसलिए इसके लिए थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। सभी को ज़रूर शेयर करिए इसको, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, इसी प्रकार से मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ और 75 में से 75 नंबर लाने हैं हमें किसी भी हालत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।